जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप है और स्वागत है आपका अपने चैनल दीप एजुकेशन पर। हम लोग बात कर रहे हैं एसएससी आईएमटी 2022 के रिगार्डिंग। तो उसी सिलसिले में मैं पहले बता चुका था आपको कि आपका जो एसएससी आईएमटी है उसका रिवाइज होकर जो नोटिस आया था वो आ चुका है। उसके अलावा पता चल गया होगा आपको कि आपका किस डेट को आपका डीवी होगा, और जो आपका डीवी होगा वो दिल्ली में होगा, मौसम भवन लोधी रोड पर। ठीक है, इसलिए देख लेना अपने हिसाब से कि आपको कब निकलना है, कब पहुंचना है, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एक बार कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी, कौन कौन से सर्टिफिकेट चाहिएंगे आपको। ठीक है, उसके अलावा कुछ लोग पूछते हैं कि ये जो डीवी होगा इसका एडमिट कार्ड आएगा या नहीं आएगा। तो सारी तमाम बातें हैं, एनओसी है, क्रेडिट सर्टिफिकेट है, इन सब के बारे में हम सब अभी यहाँ पर बात कर लेंगे। ठीक है, इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी इन्फॉर्मेशन होगी एसएससी आईएमटी की वो आप तक पहुँचती रहेगी। साथ ही साथ आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम की लिंक भी नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दी गई है, वहाँ जाकर आप अपना कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जो डीवी होगा उसका एडमिट कार्ड आपका आएगा या नहीं आएगा। आपको बता दूं मैं कि आईएमडी ने मना कर दिया है कि आपको इस जो भी आपका डीवी होगा इसके लिए कोई भी एडमिट कार्ड रिलीज नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी आपका नाम है या जो भी आपका रोल नंबर है, सारा डाटा आपका उनके पास है। ठीक है, तो आपको अलग से कोई भी इसका एडमिट कार्ड रिलीज नहीं किया जाएगा अभी तक की, तो ये अपडेट है। दूसरा है, आप परेशान होते हैं स्टेट वाइज वैकेंसी कि आपको कौन सा स्टेट मिलेगा। ठीक है, कहीं आपको अंडमान निकोबार भेज दिया तो, कहीं है आपको लेह लद्दाख भेज दिया तो सबसे पहली बात कि वैकेंसी के बारे में, स्टेट वाइज वैकेंसी के बारे में आपको पता नहीं चलेगा। यह सारा कॉन्फिडेंशियल होता है। ऑफिस में फ़ाइल पड़ी हुई है इसकी कंप्यूटर में, लेकिन मैंने अपने सोर्स से पता लगवा लिया। कोई भी उसके बारे में आपको बताएगा नहीं, है ना, क्योंकि सारा काम कॉन्फिडेंशियल है कि इसमें कितनी वैकेंसी हैं किस स्टेट में। यह ऑफिस में कुछ लोगों को पता है, सबको नहीं पता, और आपको भी नहीं बताया जाएगा। ठीक है, क्योंकि सारा कॉन्फिडेंशियल है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि आपसे जो प्रेफरेंस फिल करवाई जाएंगी वो डीवी के टाइम पर फिल करवाई जाएंगी या फिर डीवी के बाद फिल करवाई जाएंगी। तो ऐसा अभी आईएमडी की ओर से कुछ भी फिक्स नहीं किया गया है, कुछ भी डिसाइड नहीं है कि आपसे डीवी के टाइम फिल करवाया जाएगा या डीवी के बाद में। कुछ भी हो सकता है, आपका जो डीवी होगा तब भी फिल करवा सकते हैं और डीवी के बाद भी फिल करवा सकते हैं। ठीक है, आपको वैकेंसी का पता नहीं चलेगा किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है। ठीक है, और तीसरी बात आती है डॉक्यूमेंट्स की कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। ठीक है, और कितनी जीरोक्स लेकर जानी है। सबसे पहले तो याद रहे आपको, यहाँ पर बोला गया है कि आपको अपने दो आपके फ़ोटोग्राफ लेकर जाने हैं, रिसेंट वाले। ठीक है, और रिसेंट का मतलब ये नहीं है कि अभी आप तुरंत जाओ फ़ोटो खिंचवाने के लिए। अगर आपको लगता है कि आपके पास ऐसे फ़ोटोज़ पड़े हुए हैं जिनमें आपकी शक्ल मैच कर रही हो, तो वो भी आप दे सकते हो, क्योंकि उन्हें क्या पता है ये फ़ोटो कब की है, पुरानी है या फिर नई है। हाँ, जिसमें आपकी जो शक्ल है वही मैच नहीं कर रही हो, तब आप नई फ़ोटो खिंचवा लें। और कुछ लोग पूछते हैं कि हमने जो हमारे फॉर्म फिल करते टाइम जो फ़ोटो लगाई थी वो ही फ़ोटो चाहिए क्या। अगर आपके पास वो फ़ोटो है तो वो फ़ोटो लगा दो। अगर आपके पास वो फ़ोटो नहीं है तो कोई भी और फ़ोटो लगा सकते हो जिसमें आपकी शक्ल मैच कर रही हो। ऐसा कहीं कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको तुरंत ही जाकर अभी फ़ोटो खिंचवा के लेके आना है, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि फ़ोटो आपका पुराना था या नया था। बस ये है कि उसमें आपकी शक्ल मैच करनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि 10-20 साल पुराना फ़ोटो लगा दो उसमें आप, है ना। फ़ोटोग्राफ की बात हो गई है, यहाँ पर 2 फ़ोटोग्राफ की बोली गई है। मैं आपसे बोलूँगा कि कम से कम 5-6 फ़ोटोग्राफ लेकर जाएँ। ठीक है, फिर आती है आपकी 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ऐसे ही 12th का। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमारे बोर्ड में 10th की जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट है वो एक ही था, अलग अलग नहीं था। तो ये क्या है कि बोर्ड टू बोर्ड डिपेंड करता था। आजकल तो हालांकि शायद दोनों एक ही होकर आते हैं। अगर आपके एक ही था, अपने जो साथ वाले बंदों से पता कर लेना कि आपके यहाँ पर जब आप उसमें जब क्लास में थे तो आपके साथ वाले बंदों को भी एक ही मिला था या अलग अलग मिले थे। अगर एक ही मिला है तो आप एक भी आपका चल जाएगा। ठीक, सर्टिफिकेट और मार्कशीट। ऐसे ही आपका 12th का रहेगा, 10th और 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट ये रहेंगी। ठीक है, उसके बाद में आपका रहेगा कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप बिलोंग करते हो ST SC OBC EWS, ठीक है, तो आपको अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो लेकर जाना है। ठीक है, अब कुछ लोग कहते हैं जैसे मान लो ओबीसी था या फिर EWS था या SC या ST था, अगर वो यूआर से क्वालिफाइड हुआ है, अगर उसने एग्ज़ाम यूआर से क्वालिफाई किया है, तो वो चाहे कि उसके पास सर्टिफिकेट ना हो
तो वो सर्टिफिकेट ना दे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो यूआर से पास हुआ है। तो यहाँ पर क्या है कि जो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सेम प्रोसेस एसटी एससी करता है तो उसके आगे प्रमोशन वगैरह होते हैं। पता है आपको कि एसटी एससी के प्रमोशन थोड़े फास्ट होते हैं, ठीक है, उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो आपको उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसीलिए क्या करना है आपको, एसटी एससी वाले बंदे जो भी हैं, अगर वो यूआर से क्वालीफाई भी किया है उन्होंने एग्ज़ाम, तब भी अपना सर्टिफिकेट लेकर जाएँ। और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के पास हो तो वो भी अपना सर्टिफिकेट दिखा दें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा एक आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड या जो भी आपका आईडी प्रूफ हो वो लेकर जाना है आपको ओरिजिनल, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो सारी बातें मैंने बताई थी आपको, इन सब की आपको एक एक जीरोक्स करवानी है। मैं तो आपसे कहूँगा कि आप दो दो जीरोक्स करवा लेना। जो आपका ऑफिस वालों ने बोला है कि आपको एक एक जीरोक्स चाहिए, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि दो जीरोक्स करवा लेना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका काम आ जाएंगी बाद में भी। और नीचे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। इसका मीनिंग होता है कि नीचे आपको जीरोक्स कॉपी पर अपने साइन कर देने हैं, ठीक है। जीरोक्स कॉपी पर आपके साइन कर देने हैं इन सारे डॉक्यूमेंट्स पर, ठीक है। आधार कार्ड हो गया, आपकी मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, और उसके अलावा आपका मान लो कैटेगरी का सर्टिफिकेट है कोई आपका, उन सब पर कर दें, ठीक है। उसके अलावा फिर बात आती है आपकी डिग्री या डिप्लोमा जो भी आपने किया हो, इन सब की मार्कशीट, ठीक है। फिर एक जो ओवरऑल मार्कशीट निकल कर आती है वो, और साथ ही साथ जो आपकी फाइनल डिग्री होती है वो, है ना, ये आपको जीरोक्स करवानी है। इनको भी आपको लेकर जाना है, ओरिजिनल भी और जीरोक्स भी, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होता है कि अब कुछ लोग कहते हैं कि सर हमारे पास प्रोविजनल डिग्री है, मतलब प्रोविजनल है, अभी जो डिग्री है फाइनल वो नहीं आई है, ठीक है। अगर देखो पॉसिबल हो आप लेकर आ सकते हो तो ले आइए, अगर पॉसिबल नहीं है तो प्रोविजनल भी आपका काम कर जाएगा, ठीक है। फिर आती है जो फिजिकल हैंडीकैप होते हैं पीडब्ल्यूडी, तो उनके लिए सर्टिफिकेट है वो लेकर जाना है उनको। फिर जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनको भी अपना सर्टिफिकेट लेकर जाना है, कौन सा, जिसमें वो डिस्चार्ज वगैरह का होता है वो आपको लेकर जाना है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपने एज में छूट ली है तो आपको सर्टिफिकेट दिखाना है, ठीक है। और जैसे मान लो किसी की शादी हो जाती है तो उसका नाम या सरनेम कुछ चेंज हो जाता है, या किसी ने अपने शौक मौज के लिए नाम या सरनेम चेंज कर लिया हो, या और भी कोई भी रीज़न रहा हो, ठीक है। तो जो सर्टिफिकेट है वो लेकर जाना है और प्रूफ लेकर जाना है उसका, है ना। जैसे मान लो शादी हुई हो तो उसका बताया हुआ है, आप देख लेना, मैंने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया था, देख लेना आप कौन कौन से आपको सर्टिफिकेट लेकर जाने हैं, ठीक है। यहाँ तक बात हो चुकी है आपकी। फिर उसके बाद में बात आती है अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट की। मैं आपको पहले ही बताया था कैरेक्टर सर्टिफिकेट की अभी कोई ज़रूरत नहीं है आपको, फिर भी आपको बहुत ज़्यादा मन कर रहा हो बनवाने का तो बनवा लें। अगर आप नहीं बनवाना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तब आप इसको दे सकते हो, ठीक है। उसके अलावा बात आती है अब जो अपना होता है डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। ये जो अभी जॉब में हैं, जॉब कर रहे हैं, उनको तो मिलेगा नहीं क्योंकि वो तो अपनी जॉब कर रहे हैं अभी, लेकिन जो जॉब छोड़ चुके हैं ये उनको लेकर जाना है, ठीक है। जैसे वहाँ से आप रिलीव किया होगा उसकी यहाँ पर ले जाएं अपनी एक ओरिजिनल और उसकी जीरोक्स करवा के, ठीक है, किसी ने जॉब छोड़ दी हो तो। फिर बात आती है एनओसी की, है ना, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। देखो, हालांकि ये आपकी ज्वाइनिंग होती है तब चाहिए होती है, लेकिन इससे आईएमडी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत आपको ये हो सकती है कि आपका जहाँ अभी आप जॉब कर रहे हो वो हो सकता है कि आपसे बोल दे कि आपने हमें इन्फॉर्म किया ही नहीं जब आप डीवी के लिए गए थे। इसलिए मैं आपसे कहूँगा, हालांकि आपको एनओसी की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हो टेक्निकल रिजाइन करना, ठीक है, तो अभी आप अपने ऑफिस में इंटीमेट कर दो, आप लिख कर दे दो कि कि मेरा भी डीवी है आईएमडी का, अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है तो मैं ये जॉब छोड़ सकता हूँ, ठीक है। और एक कॉपी उनसे आप ले लें रिटर्न में उनके साइन करवा कर, ठीक है। ये आपकी सेफ्टी के लिए है, जिससे आपका जो डिपार्टमेंट है आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा बाद में कि आपने हमें बताया नहीं, इन्फॉर्म नहीं किया, ठीक है। इसलिए पहले आप अपने ऑफिस में इंटीमेट कर दो इसके बारे में, ठीक है। और सेम चीज़ प्राइवेट जॉब वालों के लिए, अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो, अगर आपके ऑफिस में प्राइवेट कंपनी में गवर्नमेंट जैसे रूल हैं, जैसे कि पीएफ वगैरह कटता है आपका, या जैसे और चीज़ें जो होती हैं, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपका बाद में कभी रिकॉर्ड खुल जाता है ना, तब तो आप भी सेम प्रोसेस अपनाना, अभी अपने ऑफिस में इंटीमेट कर दीजिए, कहीं आपके बॉन्ड वगैरह का सिस्टम हो, इसलिए, है ना। आपको लगता है कि नहीं बाद में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपका ऑफिस है कभी भी आपको जॉब से रिलीव कर देगा, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप एनओसी ना देंगे तब भी आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी प्राइवेट वालों को, ठीक है। फिर बात आती है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस के लोग पूछते हैं कि हमारा जो सर्टिफिकेट बना हुआ तो है,
लेकिन क्रूशियल डेट के बाद का बना हुआ है। आपको बता दूं, अभी तक कोई एग्ज़ाम में जो क्रूशियल डेट है उसको लेकर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई है। आपका बस फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर देखा जाता है। तो जो आईएमपी है इसके लिए आपका फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए 2021 से 22, मतलब अप्रैल 21 से लेकर मार्च 2022 तक आपका फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए। और जो वैलिड ईयर है वो आपका अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक होना चाहिए। इसके बीच में किसी भी डेट को आपका सर्टिफिकेट बना हो तो उससे कोई मतलब नहीं है, क्रूशियल डेट की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। अब बात आती है कि कुछ लोग डीबी में लेट पहुँचेंगे, 1-2 घंटे लेट हो जाएंगे। देखो, वैसे तो कोशिश करना है कि आप टाइम पर पहुंच जाइए, भले ही एक दिन पहले पहुंच जाओ। और किसी कारण बस आप गलती से लेट हो भी जाते हो तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको अलाउ कर लेते हैं अंदर, है ना। ऐसा कोई नहीं बोलता कि बाहर जाओ, आपका अब आज नहीं होगा, ठीक है। पर फिर भी कोशिश करना टाइम से आप पहुंच जाओ, ठीक है। फिर है दूसरी बात, अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट कम रहता है तो ऐसा नहीं है कि आपकी ज्वाइनिंग लेट हो जाएगी, आपका प्रोसेस स्लो हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं होगा। जब आपकी ज्वाइनिंग होगी उस टाइम पे आप अपने डॉक्यूमेंट को दे सकते हो, है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आपकी ज्वाइनिंग कब होगी इसका मैंने आपको 3 महीने पहले ही बता दिया था कि आपकी ज्वाइनिंग जो मई मंथ है उसके लास्ट में या फिर जून में पक्का 100% आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। ये था प्रोसेस। अब एक बार हम बात कर लेते हैं जो आपका अटेस्टेशन फॉर्म आया था उसके बारे में। हालांकि पहले मैं बता दिया था आपको किस तरह फिल करना है, फिर भी एक बार उसको देख लीजिए कि किस तरह उसको फिल करना है। आपको देखना है, ये सारी बातें कर चुके हैं कि 17 से 21 तक और 24 से 28 तक आपका टीवी रहेगा। आपको जो एनेक्चर ए टू एफ है सारे फिल करने हैं, हालांकि सारे फिल नहीं करने, फिर देख लेते हैं कौन कौन से लेकर जा रहे हैं। चेक लिस्ट है वो भी अटैच की गई है। और जो पैरा 14 में आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में पहले डिस्कस कर चुका हूँ अभी। आपका आधार कार्ड पैन कार्ड आपको लेके जाना है। 9:30 का आपका रिपोर्टिंग टाइम है। 10 बजे आपका जो टीवी स्टार्ट हो जाएगा। जो कलर ब्लाइंडनेस है वो इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। मैं डिग्री की बात कर चुका हूँ, जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक्स है, ईसी है, वो सारे एलिजिबल हैं, चाहे फिजिक्स उनके 1 साल रही हो, चाहे वही से 1 सेमेस्टर रही हो, 2 साल रही हो। साथ ही साथ जिनके पास CSIT है वो सारे एलिजिबल हैं, ठीक है। उसके अलावा हाँ, ये आपका अटेस्टेशन फॉर्म है। यहाँ आपका फ़ोटोग्राफ आएगा 5x7। आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगाना है, चाहे उसका साइज़ 5x7 हो या नहीं हो, ठीक है। आपको साइज़ नहीं देखना है, आपको सिर्फ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगा देना है, ठीक है। यहाँ आपका सरनेम आएगा कैपिटल में, आपका नेम आ जाएगा, आपका प्रेजेंट एड्रेस आ जाएगा, होम एड्रेस आ जाएगा। पाकिस्तान बांग्लादेश से बिलोंग करते हो ओरिजिनली तो उसके बारे में लिखना है। आधार नंबर लिखना है अगर आपके पास है। पैन नंबर लिखना है अगर आपके पास है। नेशनलिटी आ जाएगी आपकी, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, आपकी एज आ जाएगी। 10th क्लास पास की थी तब आपकी एज क्या थी। आपका जो प्लेस ऑफ बर्थ है, डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट, वो सारे आ जाएंगे, देख लेना। आपका रिलीजन आ जाएगा, अगर आप EWS या SC ST OBC से बिलोंग करते हो तो यस और नो क्लिक करना है। उसके अलावा 21 साल की एज के बाद में आप 1 साल से ज़्यादा कहीं रहे हो तो उसके बारे में बताना है कि कब से कब तक रहे थे, कहाँ रहे थे। और नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, ठीक है। उसके अलावा 11 नंबर पर आ जाएगा आपका फादर के बारे में बताना है, मदर के बारे में बताना है, शादी हो गई तो स्पाउस के बारे में बताना है आपको, ठीक है। अगर आपकी शादी हो चुकी है और आपके बच्चे हैं और वो फॉरेन में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, रह रहे हैं, तो उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि नाम क्या है और नेशनलिटी क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, कहाँ पर रह रहे हैं, है ना। और वो कब से कब तक रह रहे हैं, सारी बातें आपको बता देनी है। फिर 15 साल की एज के बाद में आपने किस स्कूल या कॉलेज से पढ़ाई की है, सारे सबके बारे में बताना है, ठीक है। कॉलेज वगैरह सारी बात बता देनी है 15 साल के बाद में। अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट है, क्वासी गवर्नमेंट है, ऑटोनोमस बॉडी है, PSU है, प्राइवेट फर्म है, उन सब के बारे में इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आपने जॉब कर ली है, मतलब जॉब छोड़ चुके हो या फिर जॉब कर रहे हो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, ठीक है। उसके अलावा 14B पर सेम पॉइंट है वही। अगर आपकी जो जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी, जो प्रीवियस आपका एम्प्लॉयमेंट था, वो स्टेट या जो इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके अंडर में थी तो उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है, बताना है, ठीक है। फिर ये सारी बातें हैं, कभी जेल में गए हो क्या, कभी अरेस्ट हुए हो क्या, उन सब के बारे में देख लेना अपने हिसाब से आप। उसके अलावा है, ये हो गया, हाँ, ये बताया हुआ है। अब जो आपके पड़ोसी होंगे लोकेलिटी में उनके 2 नाम लिख लेने हैं उनके, और उनका एड्रेस लिख लेना है, मोबाइल नंबर लिख लेने हैं। फिर आपका डिक्लेरेशन है, यहाँ आपके साइन कर देने हैं। डेट ऑफ प्लेस है, प्लेस कौन सा, जैसे प्लेस एक काम करना, जहाँ पर अभी हो, जहाँ आपका घर है वो प्लेस भर देना और साथ में डेट आप लिख देना, कभी भी आज कल की लिख देना, ठीक है। ये आपको ऑफिस फिल करेगा। ये CC है, ये आप चाहो तो अभी फिल करवाना, नहीं चाहते तो अभी फिल मत करवाना। किस तरह फिल किया जाता है,
तो ऊपर यहाँ पर दिए हुए हैं 2 साइन दिए हुए हैं, एक तो सिग्नेचर, एक नीचे सिग्नेचर है। तो ऊपर वाले में तो क्या होता है कि कोई भी आपका गजेटेड ऑफिसर हो, है ना? जैसे जो लेक्चरर होता है स्कूल का, वो भी इसमें कर सकता है, उनके पास सील होती है। तो वो कर देगा, नीचे आपके कोई भी मजिस्ट्रेट होगा, वो कर देगा नीचे, ठीक है? और जहाँ रहे 6 महीने से कम फ़िल मत करवाना। इसके यहाँ लिखा हुआ है ना कि आपको वो कितने टाइम से जानता है, तो यहाँ पर 6 मंथ से ज़्यादा ही करवाना, कम मत करवाना, ठीक है? फिर आपका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है, कि अगर आप जॉब छोड़ चुके हो तो उसके बारे में है, ठीक है? अगर आप या जॉब छोड़ चुके हो या फिर जैसे अब आप जॉब छोड़ोगे आईएमडी में जब जॉइन करोगे तब आपको चाहिएगा, अभी नहीं चाहिए, ठीक है? फिर है आपकी मैरिटल स्टेटस है, आपकी शादी वगैरह हुई है, नहीं हुई है, तलाक हो गया, जो भी है आपको फिल करना है, ठीक है? उसके अलावा हाँ, अगर आपका फर्स्ट अपॉइंटमेंट हो रहा है ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉई, तो आपको फिल करना है, ठीक है? अगर नॉन इंडियन नहीं हो उन सब के बारे में बताया हुआ है। फिर अंडरटेकिंग ये आपको फिल करके लेके जानी है, नॉर्मल सी बात है, फिल कर लेना इसको, ठीक है? फिर है चेक लिस्ट, ये आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन हो जाएगा, राइट थंब इम्प्रेशन हो जाएगा, यहाँ आपके साइन हो जाएंगे डेट के साथ में, ठीक है? यहाँ आपका फ़ोटोग्राफ आ जाएगा और साइन करने हैं। आधे साइन फ़ोटो पर आनी चाहिए, आधे साइन आपके जो पेपर है इस पर आनी चाहिए। ये आप फिल कर दोगे, रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन आईडी है, आधार नंबर है, आपका नाम आ जाएगा, फादर्स नेम है, नेशनलिटी है, कैटेगरी है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, और जो क्रूशियल डेट थी आपकी 18 अक्टूबर, तब आपकी एज क्या थी वो फिल कर देनी है। आपका एड्रेस आ जाएगा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही फिल करना। यह आपको इन्फॉर्मेशन देनी है 10th क्लास के बारे में और उसके बाद वालों में, ठीक है? कि आपने सर्टिफिकेट डिग्री है, कौन से बोर्ड से किया है, कब पास हुए, 10th क्लास के बाद से करना है, मतलब 10th क्लास के बाद से फिल करना है आपको। अगर आपने एज में छूट लिया तो यस और नो कर देना है, आप कैटेगरी क्या है वो फिल कर देनी है, ठीक है? उसके अलावा यहाँ आपके साइन आ जाएंगे, नेम आ जाएगा, रोल नंबर आ जाएगा, ये सारी आपकी लिस्ट है, ठीक है? देख लेना किसका कब डी हुई है। मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता चुका हूँ, मतलब दे चुका हूँ किस तरह आपका प्रोसेस रहेगा। तो यही चीज़ें आपको अपनानी है और बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे कोई गलती हो भी जाएगी या आपको कोई डॉक्यूमेंट कम पड़ेगा तो ज्वाइनिंग के टाइम पर आप उनको दे देना, कहीं भी इसमें ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है? बाकी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लें आप, जिससे जो भी इन्फॉर्मेशन आगे होगी आप तक पहुंचती रहेगी। कोई कोई आपका क्वेश्चन हो, डाउट हो, क्वेरी हो, नीचे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम की लिंक है, व्हाट्सएप की लिंक है, वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दी गई है, वहाँ जाकर आप कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। ध्यान रहे, अपना ख्याल रखो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।